नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं। पहले ये तय हुआ था कि हमारी बेटी किरण नेगी के सवाल पर आज जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट है और उनकी मां ने भी ये अपील की थी वीडियो में, सोशल मीडिया में, कि वहाँ एकत्रित होना। हम सब लोग वहाँ पहुँचे थे, हालांकि मैं थोड़ा लेट पहुँचा, ट्रैफिक जाम था बहुत। लेकिन बाद में ये तय किया कि द्वारका में इसका प्रोटेस्ट होगा और हुआ भी होगा। बहुत साथी हमारे जंतर मंतर में आए थे। उसके बाद हम प्रेस क्लब आ गए। हमने सोचा कि इस सवाल पे अपनी उपस्थिति, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं और अपनी बात आप सब लोगों के बीच में रखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण गहन सवाल है जिस पर आप पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में चर्चा हो रही है। हमारे आज पत्रकार साथी यहाँ पर उपस्थित खुशहाल जीना, और जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी सभी लोग पहुँचे थे। सुरेश भाई भी था और बाकी तमाम अनिल पंत वगैरह सारे साथी वहाँ उपस्थित थे। लेकिन उसके बाद सभी उधर चले गए अपने कामों से। लेकिन आज इस पे बहस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे बीच में जे.आर. नौटियाल जी हैं, मैं हूँ सुनील नेगी, और खुशहाल जीना मेरे पुराने मित्र, वरिष्ठ भाई पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं। तो आज इस पर हम कुछ बात करेंगे। खुशहाल जी थोड़ा आगे आइए, आप थोड़ा कुर्सी आगे करिए। इस सवाल पर हालांकि पहले तो ये सब जुडिस था, आज तो सब जुडिस नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गए माननीय न्यायालय द्वारा। और इससे पहले आपने देखा होगा कि 7 नवंबर 2022 को जो तीनों इसमें जो कल्प्रिट्स थे, क्रिमिनल से कन्विक्ट्स थे, वो एक्विट हो गए हैं। इस पर आज पूरे उत्तराखंड में, और जिन लोगों ने इस मांग के लिए संघर्ष किया, खासतौर से उनके माँ बाप जो कुंवर सिंह नेगी हैं, स्वर्गीय किरण नेगी के पिता, उनकी माता जी बहुत उद्वेलित हैं, परेशान हैं, शॉक्ड हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किरण नेगी वाले मामले में न्याय तो अभी तक नहीं हुआ है। आप क्यों नहीं हुआ, किस कारण नहीं हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। न्यायिक प्रक्रिया में कई लूपहोल्स भी होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन हम लोगों को, मेरा मानना है कि हमारे समाज को ये एक बैठ के गंभीर तरीके से विचार मंथन करना चाहिए कि ऐसा आखिर ऐसा हुआ क्यों, कि अन्याय हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ हुआ, लेकिन फिर भी हमें न्याय क्यों नहीं मिला। सारी लड़ाई के बावजूद कहाँ हम लोग कमज़ोर रह गए, क्या हमारी कमियाँ थी, या हमने ऐसा कौन सा जो हमसे रह गया कि हमारी बेटिया को न्याय नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से जिन कमियों के कारण ये हम न्याय से वंचित रह गए, उन पर हमको एक बार दोबारा से नए सिरे से विचार मंथन करना चाहिए, एक नई रणनीति बनानी चाहिए, लोगों से बात करके व्यापक रूप से लोगों से विचार विमर्श करके क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जो भी हुआ, न्याय का अंत तो नहीं हुआ अभी तक। तो अब उसमें आगे क्या हो क्या नहीं हो, तो समाज के प्रबुद्ध लोग बैठकर, और आप हैं, आप तो शुरू से उसमें लगे रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा नहीं रहा मेरा, लेकिन इशू में तो हम साथ हैं ही। कहाँ क्या कमी हमसे रह गई, जहाँ हम नहीं, ऐसा क्या छूट गया हमसे जो हमने, क्योंकि हमने कोई कोशिश तो पूरी करी, हर कोर्ट तक हम गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो रह गया। तो मेरे ख्याल से, मेरा मानना है कि नए सिरे से इस पर एक नए सिरे से सोच विचार करके, और सोच समाज को साथ लेके पूरे हम इसको नए सिरे से देखें कहाँ क्या हुआ, इसको नए सिरे से कैसे उठाया जाए, और ताकि न्याय को एक उसके लॉजिकल एंड तक ले जाए। जितने हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो कोर्ट के वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं, वकील हैं, पहाड़ के भी हैं, गैर पहाड़ी भी हैं, उनका ये मानना है कि इसमें जो है अभी 2 ऑप्शंस बचे हैं। एक तो ये है क्यूरेटिव पिटीशन का, जिसमें ये कह सकते हैं कि हम 3 जज बेंच बैठती, हम 5 जज बेंच की डिमांड कर सकते हैं।
और एक ही है कि उसके बाद अगर कुछ ऐसा रह जाता है तो हम माननीय राष्ट्रपति से, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील इसकी कर सकते हैं। आप इस चीज़ को मानते हैं और देख भी रहे हैं कि 2012 का जो दुर्दांत कांड हुआ था रनिंग बस में, उसमें आप देख रहे हैं कि चारों अभियुक्तों को फांसी की सजा दी गई। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इसको आंका गया। लेकिन ठीक इसी प्रकार का केस स्वर्गीय किरण नेगी के साथ हुआ, दुर्दांत हत्याकांड हुआ, 1 मिनट, और उसके साथ उनके साथ गैंगरेप भी हुआ है। उसके बाद जो है इस पे जो है कार्रवाई नहीं हो पाई। तो आम जनता का ये कहना है कि आखिर ऐसा अन्याय क्यों? देखिए, निर्भया वाला जो केस था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था, ये केस भी ऑलमोस्ट उसी लाइन पर है, उससे बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो बहुत ज़्यादा वो। अब मैं वही बात कह रहा था कि हमारे पास जो न्याय के जो भी पैरामीटर्स हैं, ना पैरामीटर्स नहीं, ऑल्टरनेटिव जो भी हमारा उपलब्ध हैं, जो विकल्प उपलब्ध हैं, हमको उनको सबको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि लार्जर बेंच को भेजना, बिल्कुल अच्छी बात, करना चाहिए। लार्जर बेंच में जाएगा तो ज़्यादा जजेस उसमें होंगे तो हमको लगता है ज़्यादा क्लैरिटी होगी और ज़्यादा जो है कई चीज़ें खुल के सामने आएंगे तो उसमें हमको न्याय मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर लास्ट और मेरे को लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हमको इस मामले में ऐसे सभी मामलों में किसी भी विकल्प को, किसी भी ऑप्शन को छोड़ना नहीं चाहिए। सारे ऑप्शनों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि न्याय मिलने की बिल्कुल संभावना खत्म हो गई। अभी संभावना है। जैसे कि अपना का 2 विकल्प हैं, तो दोनों में से जो पहला विकल्प है उसको लें, उसके बाद नहीं होता दूसरे को लेते हैं। ऐसी कोई गारंटी की नहीं कि पहले विकल्प में ही हम हार जाएंगे। मेरा मानना है कि हमको लड़ाई अंत तक लड़नी चाहिए। लेकिन लोगों का ये मानना है और ये महसूस भी किया जा रहा है कि 2012 से ये संघर्ष इसके लिए चलता रहा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वसंत विहार की दामिनी था उससे पहले का ये मामला है और ये मामला लगभग दबा ही रहा। लेकिन 2012 के बाद इसको सतह पे लोगों ने उठाया, खूब संघर्ष किया, सैकड़ों कैंडल मार्चेस किए जंतर मंतर में। उसके बाद द्वारका कोर्ट में भी इसका विरोध हुआ, बाहर उनके प्रेसिंक्ट्स में। और उसके बाद आपने देखा होगा कि दोनों को फांसी की सज़ा, तीनों जो अभियुक्त हैं उनको फांसी की सज़ा हुई। पहले माननीय सेशन कोर्ट से हुई, उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने उसको अपील रखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लचीला हिसाब किताब रहा। और उसके बाद जो है जो पैची इन्वेस्टिगेशंस थे पुलिस की तरफ से या इन्फोर्सिंग जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनकी तरफ से, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि भाई इसमें जो है उनको एक्विट कर दिया गया। उसका 3 रिव्यू पिटिशंस फाइल है, वो भी अनफॉर्चुनेटली टर्न डाउन कर दिए गए। तो कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि आज भी लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज द्वारका में बहुत बड़ी एक तरीके से लोगों का जमावड़ा था, लोग इस पर विचार कर रहे हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इन 2 पिटीशन में हम जाएं, क्यूरेटिव वाले में जाएं या माननीय राष्ट्रपति के सामने जाएं, और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बहुत होती है, लेकिन बेटी के साथ ही अन्याय हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि भविष्य में इसमें अपेक्षाएं करें हम, या उम्मीद है कि इसमें हमें न्याय मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि जब तक आपके पास सारे ऑप्शन बंद नहीं हो जाते तो न्याय पाने की अपेक्षा हमेशा जिंदा रहती है। तो मेरा मानना है कि हमको जितने भी हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। हमको अपील करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से। और ये जो केस है और निर्भया वाला केस है, फ़र्क बहुत कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कि ये केस एक समाज तक सिमट के रह गया। हम लोगों को पता नहीं, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं या तो हमसे कोई स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है, हमसे कुछ ऐसा हुआ है, इस केस को एक समाज तक हमने सीमित रख दिया या सीमित हो गया। मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये केस अगर समाज से ऊपर जाता या कहीं ना कहीं, क्या हमारे लीगल लुमिनरीज हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं, अगर एक लड़की का, बच्ची का केस बनता है जैसे निर्भया का बना था, एक समाज तक सीमित नहीं रहता, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि हमको लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लेकर इसको एक उत्तराखंड की बच्ची नहीं, एक लड़की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार का जो है उसके तहत या किसी तरह कैसे भी वो लड़की, वो बच्ची केवल उत्तराखंड समाज की नहीं, तो हिंदुस्तान
भारत के एक परिवार की एक माँ पे होती, वो लड़की थी। तो मेरे को लगता है कि इसको एक समाज से थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो मुझे लगता है आपको कानून में थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिल सकती है, न्याय मिलने में थोड़ा सा आसानी हो सकती है। क्या ये उचित रहेगा कि हम अपने पहाड़ के और जो देश के जो मतलब अच्छा खासा जो लोग अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, या जिनकी मतलब समझ लीजिए क्षमता है पे करने की, आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर केस जाएगा, चाहे वो क्यूरेटिव पिटीशन ही क्यों ना हो या फिर आगे की कार्रवाई क्यों ना हो, इसमें आप समझते हैं कि तो एक मिनिमम बेसिक मॉनेटरी रिक्वायरमेंट तो होती ही है। तो क्या हमें इसके लिए अपील करना चाहिए अपने समाज के जो कॉर्पोरेट लोग हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, या समाज में जो लोग क्षमता रखते हैं वो इसके लिए आगे आएँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कंट्रीब्यूट करें या साथ दें, या फिर आपकी नज़र में ऐसा कौन सा रास्ता है कि हम इसको इस कदम को सशक्त बना पाएँ, क्योंकि प्रैक्टिकली होना बहुत ज़रूरी है समाज में। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप कोर्ट में जाएंगे ना, तो किरण के माता पिता भी उनके अभिभावक जो है इतने संपन्न हैं कि अकेले कर सकें, और उसके सबसे ऊपर ये है कि ये मामला समाज का मामला है, समाज से आया है, समाज ने लड़ा है। अभी तक की जो भी लड़ाई हुई पूरा समाज मिलकर लड़ा है किरण के को न्याय दिलाने के लिए। तो जहाँ तक खर्चे तो आते हैं, ये बात भी सच है, इसको आप कर रहे हो, खर्चे करने पड़े, कौन करेगा? समाज करेगा, समाज को करना चाहिए, तो और कोई रास्ता नहीं। अब आपको अपील करनी, और क्या जो भी रास्ते होते हैं वो करने चाहिए। लोगों से अपील करेंगे, लोग मदद करेंगे, लोग मदद करते, संपन्न लोग भी हैं जो जितना कर सकते जैसे वो कर देंगे। वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो हर समाज में होता, होना भी चाहिए। मेरे ये भी मानना है कि मतलब किरण का केस हो गया, और भी एक आध केस है, मतलब ये एक ह्यूमैनिटी का केस है, मानवता का केस है। इसको एक सीमित एक दायरे से बाहर निकालो तो लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि मानवता तो मानवता है ना। तो जहाँ तक फंड की बात है, फंड के लिए अपील करना चाहिए, वैसे भी लोग करते ही हैं, करना भी चाहिए, और कोई रास्ता तो है नहीं दूसरा। सरकार क्या करेगी क्या नहीं। मेरे को मानना है कि इस मामले में न्याय पाने के लिए जितने भी ऑप्शन आपके अवेलेबल है सबका यूज़ करना है टू द फुलेस्ट। ओके, ये थे हमारे पुराने दोस्त, हमारे पत्रकार भाई खुशहाल जीना। इस बात से लब्बो लबाब यही निकला है कि क्यूरेटिव पिटीशन के लिए हमें जाना चाहिए, और उसके बाद जो ऑप्शन है माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमें जाना चाहिए न्याय के लिए। लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है कि इसके लिए फंडिंग की अगर आवश्यकता पड़ती है, जो बहुत ज़रूरी फैक्टर है, तो उसके लिए भी समाज के जो लोग हैं, जो सक्षम हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। और समाज के जो लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, वो अपने दायरे में रहते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए, संवैधानिक व्यवस्था में रहते हुए इसको भी आगे बढ़ाएं। एक पब्लिक प्रेशर हो, दूसरा क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बड़े से बड़े क्रिमिनल लॉयर को पकड़ें। और चूँकि एक सोशल कॉज है, तो हम ये अपेक्षा करते हैं कोई क्रिमिनल लॉयर जो है, जो वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर है, जो इसमें बहुत ही सक्षम है, वो भी हमें मदद करें, सामने आए। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस लड़ाई में हमारे साथ जो है समाज के और लोग भी, और ख़ास तौर से जो वकालत कर रहे हैं मजबूत लोग, वो आगे आएंगे, हमारी मदद करेंगे। और जो लोग सक्षम हैं वो अपने अर्थ से या कंट्रीब्यूशन से मदद करेंगे किसी भी तरीके से, ताकि समाज में इस लड़ाई को हम आगे पहुंचा सकें। और किरण नेगी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए, उनके परिवार को, जो एग्रीड फैमिली है, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग आगे आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस बात को ख़त्म करते हैं। मैं सुनील नेगी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय न्याय।